हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सीखेंगे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 201 सबसेक्शन 1A। ये इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है अगर आपने टीडीएस टाइमली डिडक्ट नहीं किया या डिडक्शन के बाद टाइमली डिपॉजिट नहीं किया। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है एक पर्टिकुलर फेल्योर के लिए 1% है। आपने डिडक्ट नहीं किया टाइमली तो इंटरेस्ट का रेट है 1%, और अगर आपने टाइमली डिपॉजिट नहीं किया तो इंटरेस्ट का रेट है 1.5%। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में जो हम पीरियड लेते हैं, यहां पर इंटरेस्ट चार्ज होता है पर मंथ, और पर मंथ में जो मंथ का मतलब है वो इंपॉर्टेंट है, और उस वजह से कैलकुलेशन में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फाइनल के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से सुनिए और सीखने की कोशिश कीजिए। इसमें एक रूल मैं रेफर करूंगा, रूल 119A। ये रूल प्रोवाइड करता है मैनर टू कंप्यूट इंटरेस्ट, ना सिर्फ इस सेक्शन के लिए बल्कि इनकम टैक्स में जहां भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, चाहे वो एसएससी द्वारा पेबल हो या डिपार्टमेंट द्वारा एसएससी को पेबल हो, सभी जगह ये रूल अप्लीकेबल होता है। 119A। इस रूल में दो तीन बातें कही गई हैं। पहली बात कि जो इंटरेस्ट जहां पर मंथ कैलकुलेट होता है, जहां भी लिखा हुआ है एक्ट में कि इंटरेस्ट पर मंथ है, वहां मंथ का मतलब अगर मंथ टुकड़े में है, पार्ट में है, तो उसे फुल मंथ लिया जाएगा। जहां पर मंथ टुकड़े में आ रहा है, पार्ट में आ रहा है, उसे फुल मंथ लिया जाएगा। इस रूल के इस प्रोविजन के वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के व्यूज अलग हो जाते हैं और एसएससी का व्यू अलग है। यहां तक कि आपके इंस्टीट्यूट का व्यू, मैं आपको सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैच को भी रेफर करके दिखाऊंगा, उनका व्यू अलग है और डिपार्टमेंट का व्यू अलग है। कमाल की बात है ना। ट्रेसेस एक सॉफ्टवेयर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करता है, वहां फॉर्मूला अलग है। और स्टडी मैट, चाहे वो सीए इंस्टीट्यूट का हो, सीएमए इंस्टीट्यूट का हो, उनके मीनिंग अलग। तो आप क्या फॉलो करोगे वो मैं कंक्लूजन में डिस्कस कर लूंगा कि क्या फॉलो करना है। पहले हम इसे सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में चलेंगे। देखिए 201 वैसे तो कंसिक्वेंस ऑफ फेलियर टू डिडक्ट और पे टीडीएस के बारे में बताता है। 201 सेक्शन, 201 का सबसेक्शन 1 जो हम अभी डिस्कस नहीं करने जा रहे, लेकिन रेफरेंस थोड़ा हम ले लेंगे। सबसेक्शन 1 में लिखा है कि अगर आप टीडीएस काटने के लिए रिक्वायर्ड है, थोड़ा सिंपल तरीके से बता रहा हूं, टीडीएस काटने के लिए अगर आप रिक्वायर्ड हैं और अगर आपने टीडीएस काटा नहीं या काट कर जमा नहीं कराया तो आप एसएससी इन डिफॉल्ट माने जाएंगे। और इस एसएससी इन डिफॉल्ट को मानने पर इसका अलग से एक कंसिक्वेंस है। 220 सेक्शन में ब्याज लगाया जाता है, 221 सेक्शन में पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो ये तो डिफरेंट पार्ट है। प्रोविजो में ये मेंशन है, देखिए रेगुलर क्लास में तो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, फिर भी प्रोविजो में ये मेंशन है कि अगर आप डिडक्ट नहीं कर पाए तो डिडक्ट ही नहीं कर पाए तो जमा कहां से कराएंगे। अगर आप डिडक्ट नहीं कर पाए और उस वजह से आप एसएससी इन डिफॉल्ट बन गए, तो अगर आप कंडीशन पूरी कर दें तो हम आपको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। ये डिस्कशन हम फिलहाल नहीं कर रहे, हमारा डिस्कशन है सबसेक्शन 1A में। सबसेक्शन 1A कहता है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, यानी सबसेक्शन 1 में जो कहा गया कि आप एसएससी डिफॉल्ट माने जाएंगे, उसके कंसिक्वेंस होंगे, उसके अलावा इसको हम एडिशनल ब्याज बोलते हैं, एडिशनल इंटरेस्ट। 201 सबसेक्शन 1A को एडिशनल इंटरेस्ट बोला जाता है। तो ये जो एडिशनल इंटरेस्ट है वो एसएससी पर चार्ज, एसएससी तो बोलना सही नहीं होगा, डिडक्टर पर चार्ज किया जाएगा जो टीडीएस काटने को रिक्वायर है। डिडक्टर पर चार्ज किया जाएगा 1% एंड 1.5%। तो क्लॉज 1 कहता है 1% चार्ज होगा, क्लॉज 2 कहता है 1.5% चार्ज होगा। क्लॉज 1 कहता है अगर आप टीडीएस काट नहीं पाए तो 1%, और काट नहीं पाए मतलब टाइमली नहीं काट पाए, काटने का जो समय था उस वक्त आप नहीं काट पाए तो 1%, और
सेकंड पार्ट कहता है अगर आप काट कर जमा नहीं कर पाए तो 1.5% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसको हम यहां पर डायग्राम से समझें तो अज्यूम कर लीजिए कि इस जगह पर, हालांकि ये 2019 का रेफरेंस है, कोई बात नहीं, हमें तो कंसेप्ट से मतलब है। सपोज कीजिए यहां आपका टीडीएस 90,000 रुपए का टीडीएस आपको काटना था इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को मैंने ले लिया 23 अगस्त 2019, अब 2020 ले लो, 2021 ले लो, जो भी डेट आप समझना चाहो। 23/8/2019 को टीडीएस रिक्वायर्ड था काटना नियम के मुताबिक। अच्छा, डिपॉजिट यहां करना था फिलहाल, अगर आप सही समय पे काट लेते तो अगले महीने की 7 तारीख तक आपको जमा कराना था, लेकिन आपने एक्चुअली में टीडीएस 5 जनवरी को काटा। तो ये जो पीरियड है ये क्लॉज 1 कवर करता है 1% के ब्याज का, 1% पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ। और काटने के बाद आपने जमा भी लेट कराया। देखिए, अगर आप टाइमली जमा करा देते हैं तब तो अलग बात हो गई, लेकिन अगर आप लेट हो गए तो जब आपने काटा है वहां से जमा कराने तक का ब्याज लगेगा। मैं फिर से समझा देता हूं, एक दूसरा सिंपल डिस्कशन लेता हूं। जैसे मान लेते हैं 28/9/2020 को आपको टीडीएस काटना था, तो नियम पूर्वक आप जमा कब कराते? 7 तारीख को, अगले महीने की 7 तारीख को जमा करा देते। ठीक है, मान लेते हैं आपने काट तो ठीक लिया, काटा आपने 28 तारीख को काट लिया, लेकिन जमा आपने लेट कराया, 8 तारीख को जमा कराया। तो आप ये ना समझें कि आपका ब्याज 7 तारीख से 8 तारीख के बीच के पीरियड का लगेगा, ऐसा नहीं है, यहां से लगेगा। अगर आपने काट के जमा करा दिया समय पर, दोबारा से सुन लीजिए, 28 तारीख को काटना था और जमा कराना था 7 तारीख को, अगले महीने की 7 तारीख को, 7 तारीख तक जमा कराना था। अगर आप जमा टाइमली नहीं कराते हैं तो जो ब्याज की कैलकुलेशन है सेकंड पॉइंट में, सेकंड क्लॉज में, वो ब्याज की कैलकुलेशन किस पीरियड के लिए की जाएगी? जहां आपने काटा है से जहां आपने जमा कराया। इसका मतलब यह हुआ कि हालांकि आपने 1 दिन डिले किया है, 1 दिन का डिले किया है, लेकिन ब्याज यहां से कैलकुलेट हो। ठीक है सर, ये समझ गए आप? वापस यहां आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको यहां काटना था, 23/8 को काटना था, आपने 5 जनवरी को काटा, तो इस येलो जो मैंने एरिया हाईलाइट कर रखा है, ये ब्याज लग जाएगा 1% का। और काटने के बाद जमा भी आपने डिले कर दिया, तो काटने से लेकर जमा कराने तक का ब्याज 1.5% पर मंथ क्लॉज नंबर 2 में लग जाएगा। ये तो हुआ प्रोविजन, जिसमें हमने कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कवर नहीं किया, सिंपल डिस्कस कर लिया कि काटने से जमा कराने तक, और जमा आपने काटा है वहां से जमा कराने तक का 1.5%, और जहां काटना था और जहां आपने टीडीएस काटा उस पीरियड के लिए 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का ब्याज लगेगा। अब आते हैं ब्याज की कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक किस अमाउंट पे काटा जाएगा, और दूसरा पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। किस अमाउंट पे काटा नहीं जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। ब्याज किस अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा? भाई टीडीएस के अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, जितना आपने टीडीएस डिफॉल्ट किया है उस पर ब्याज कैलकुलेट होगा। यहां पर रूल नंबर 119A एक और बात करता है, जो कि आपके स्टडी मैट में भी नहीं किया हुआ है, करना चाहिए था, नहीं किया हुआ है, मे बी स्किप हो गया हो। रूल नंबर 119A कहता है, रूल नंबर 119 से आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। रूल नंबर 119 से इनकम टैक्स रूल में है, वो कहता है कि ब्याज जिस रकम पर निकाली जाएगी, जिस अमाउंट पे निकाला जाएगा, जैसे यहां 90,000 पर मैं ब्याज निकाल रहा हूं, अगर वो 100 रुपए के मल्टीपल में नहीं है, अगर वो 100 रुपए के मल्टीपल पर नहीं है, तो उसे हम 100 रुपए में राउंड ऑफ करेंगे और ब्याज तब निकालेंगे। ये नियम है। राउंड ऑफ कैसे किया जाता है वो भी समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए 90,670 रुपए पर मुझे ब्याज निकालना है, तो जो लास्ट के 2 डिजिट है ना, वो इग्नोर हो जाएंगे ऐसे। तो राउंड ऑफ का यहां सिंपल फॉर्मूला नहीं है कि आप 670 पर हैं तो 700 पे चले जाएं। 100 के मल्टीपल में राउंड ऑफ होगा, ये रूल में लिखा है, आप सेक्शन में ढूंढेंगे नहीं मिलेगा,
रूल 119A में लिखा है, आप चेक करिएगा। और ये सिर्फ 201 के लिए नहीं है, 234A, 234B, 234C, जो भी इंटरेस्ट इनकम टैक्स में लगाया जाता है उसके लिए। इंटरेस्ट जिस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, अगर वो 100 के मल्टीपल में नहीं है तो आप उसे राउंड ऑफ कीजिए। और राउंड ऑफ का तरीका है कि लास्ट के 2 डिजिट जो कि फ्रैक्शन में होंगे, जैसे 70 रुपए है, ये 100 के मल्टीपल में नहीं है, उसे इग्नोर करना है, यानी ये 600 बन जाएगा। यहां तक कि अगर मैं 90,499 भी होता ये सपोज करें, और इस पर मुझे ब्याज निकालना होता, तो ये 90,400 ही होता। ये राउंड ऑफ का तरीका है। ये राउंड ऑफ हालांकि इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में नहीं किया है 201 सेक्शन में, लेकिन कोई बात नहीं, आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो नॉलेज मैंने आपको दे दी। कंक्लूड कर दूंगा मैं कि आप एग्जाम में क्या करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू आएगा तो कैसे करेंगे, फुल फ्लेज्ड आएगा तो कैसे करेंगे। चलिए, तो एक तो मैंने बताया, 2 बातें बताई इंपॉर्टेंट है 119A रूल में। एक मैंने बताया कि राउंड ऑफ अमाउंट को राउंड ऑफ करना है जिस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बात, जो पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे, पीरियड, वहां लिखा है कि पार्ट ऑफ मंथ अगर आ रहा है फ्रैक्शन में, अगर आप मंथ कैलकुलेट कर रहे हैं और 4 महीने 5 दिन आ गया तो वो 5 महीने लिए जाएंगे, 5 महीने 1 दिन आ गया तो वो 6 महीने लिए जाएंगे। मंथ की कैलकुलेशन में अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो उस फ्रैक्शन को पूरा मंथ लेंगे। ये भी ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आई कि जहां पर वो शब्द जो लिखा हुआ है मंथ, प्रॉब्लम समझिएगा, जो शब्द लिखा हुआ है रूल 119A में मंथ, उस मंथ का क्या मतलब है। 2 मतलब हो सकता है दोस्त, ध्यान से सुनना। यहां पर मैं कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पर जा रहा हूं, थोड़ा इनहैंस कर रहा हूं आपके नॉलेज को। यहां पर 2 मतलब निकल सकता है। एक, मंथ का मतलब होगा 30 डेज, या अगर किसी महीने में 31 दिन है तो 31 डेज, ये मंथ का मतलब होगा। एक तो ये तरीका है, महीने का मतलब है 30 दिन। चलिए 31 को भी कंफ्यूजन के लिए हटाइए, तो मंथ का मतलब 30 दिन। दूसरा मतलब हो सकता है मंथ का जो कैलेंडर मंथ होता है ब्रिटिश में, इसको हम बोलेंगे ब्रिटिश कैलेंडर मंथ। ब्रिटिश कैलेंडर मंथ का मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश कैलेंडर मंथ का मतलब हुआ, जैसे ध्यान से सुनना, ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बस शुरू हो गया। जैसे सपोज करें 28/7 को मुझे टीडीएस डिडक्ट करना था, रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। 28/7 को टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, और आपने डिडक्ट किया, मान लेते हैं 20 अगस्त को, 20 अगस्त। अब यहां मुझे, आप डिफॉल्टर हो गए, आपको टीडीएस यहां डिडक्ट करना था, आपने टीडीएस अगले महीने डिडक्ट किया तो आप डिफॉल्टर हो गए। अब मुझे पीरियड कैलकुलेट करना है, तो पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कहीं पर क्लियरिटी में नहीं लिखा हुआ है, सेक्शन में तो लिखा ही नहीं है। रूल में 119A रूल में मेंशन है, आप जाकर देखिएगा, और वहां पर भी उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि मंथ अगर कैलकुलेट करते समय फ्रैक्शन आ रहा हो तो उसे आप 1 महीना लेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि सीए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, या मेरा खुद का व्यू भी यही है, ये सब एक ही व्यू में चल रहे हैं। तो एक तरफ तो हो गए इंस्टीट्यूट, मैं, और यहां तक कि आईटीएटी और हाई कोर्ट के जजमेंट, कमाल की बात है, आईटीएटी एंड हाई कोर्ट के जजमेंट भी सब एक तरफ है। वो कहते हैं कि मंथ का मतलब हम लेंगे 30 डेज। लेकिन ट्रेसेस जो हमारे सॉफ्टवेयर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, या आप कहें कि जो डिपार्टमेंट का व्यू है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो व्यू है, वो महीने को ब्रिटिश कैलेंडर से चलता है, देखता है। और वो कैसे कैलकुलेट करता है आपको मैं बताऊं, वो कहता है 7वें महीने में आप डिफॉल्टर हुए, तो 7वें महीने में 28 तारीख को आपको काटना था, आपने नहीं काटा, तो 7वां महीना जो है, वो 7th मंथ जो है, वो तो 1 महीना हो ही गया। और जो अगस्त का महीना है 20 तारीख, वो भी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो वो भी 1 महीना हो गया। तो अगर हम देखें तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के व्यू से अगर चलेंगे, नहीं भी चलेंगे तो क्या, टीडीएस में सॉफ्टवेयर है। आज प्रैक्टिकली टीडीएस हम देखें तो सॉफ्टवेयर सब कुछ करेगा।
आप अगर नहीं भी चलेंगे तो वो 2 महीना कैलकुलेट करेगा, आपका डिमांड नोटिस आ जाएगा। बहुत सारे लोगों का पहले व्यू चलता था, जो हम लोग ले रहे हैं महीने का मतलब 30 दिन, और 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करते थे हम, लेकिन नोटिस आ जाता था डिपार्टमेंट की ओर से कि ना साहब आपने कैसे निकाला, ये कितने महीने आए। हमने कहा जी 28/7 से 28/7 से अगर हम देखें तो 27/8 एक महीना होता है, तो ये पीरियड एक महीने से कम है। पार्ट ऑफ द मंथ फुल मंथ ले लो तो एक महीना हुआ, हमारे हिसाब से ये एक महीना हो रहा है। डिपार्टमेंट कहता है ना जी 7वां महीना को भी लो और 8वें महीने को भी लो तो 2 महीने हो गए। और अगर हम ये नहीं भी मानते हैं तो जो सॉफ्टवेयर है वो तो 2 ही महीना मानेगा। ये हुआ प्रैक्टिकल व्यू, जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैंने पढ़ाते समय क्या व्यू लिया है, वही जो इंस्टीट्यूट के व्यू हैं, वही जो अभी रिसेंटली रिसेंटली तो नहीं हुआ, अब 2 साल पहले की बात बता रहा हूं, 2019 में यूटीआई म्यूचुअल फंड का एक केस, जो लेटेस्ट लास्ट केस में बता रहा हूं, यूटीआई म्यूचुअल फंड का केस, यूटीआई म्यूचुअल फंड वर्सेस डीसीआईटी आईटीएटी मुंबई का केस है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है, क्लियर किया है कि एसएससी का व्यू सही है जिसने 30 डेज लिया है मंथ को। यानी मैं जो ये एग्जांपल करवा रहा हूं वो एज पर कोर्ट जजमेंट भी है, और ये तो आईटीएटी मैंने बताया, इलाहाबाद कोर्ट, गुजरात कोर्ट, हैदराबाद कोर्ट और भी कई हाई कोर्ट ने इस पर जजमेंट दे रखा है, जो सब के सब जजमेंट महीने का मतलब 30 डेज को लेते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट ने अभी तक इसमें करेक्शन नहीं किया है। मे बी एक्ट में कुछ क्लैरिटी आ जाए, या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार कर रहे हो, जो भी रीजन हो। लेकिन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया। डिपार्टमेंट इसे 2 महीना लेगा। ये जो आप महीना देखें यहाँ 28/7 से 20/8, डिपार्टमेंट इसकी कैलकुलेशन ब्याज की 2 महीने की करता है। और मेरे हिसाब से, इंस्टीट्यूट के हिसाब से, जो आप एग्जाम में जाओगे उसके हिसाब से, एग्जाम में भी वही लेना है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। वो क्या लेना है, वो लेना है 30 डेज। जैसे मैंने कैसे निकाला जरा देखिए, 23 अगस्त है, ठीक है सर, यहां मुझे डिडक्ट करना था, मैंने 5 जनवरी को डिडक्ट किया, तो मैं अगर लूंगा 30 डेज को एक महीना तो कैसे आएगा, 23 अगस्त से 23 सितंबर, या आप 22 सितंबर ले लो, फिर 23 सितंबर से आगे बढ़ो, ऐसे आएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। जनवरी पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब 4 महीने कुछ दिन हो रहे हैं। चेक करेंगे तो 4 महीने कुछ दिन हो रहे हैं, वो कुछ दिन को आप महीना ले लें रूल नंबर 119A के मुताबिक, तो 5 महीने का ब्याज यहां कैलकुलेट होगा। और यहां से यहां कैलकुलेट करें तो 5/1/2020 को टीडीएस आपने काट लिया है, जमा लेट कराया है आपने, यहां से यहां तक का ब्याज निकालें, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया ना अभी, ये ब्याज निकालें। तो अगर मैं एक महीने को 30 डेज लेता हूं, जो आपके इंस्टीट्यूट ने भी लिया है, एक महीने को 30 डेज लेता हूं, तब कितना बनेगा, ये एक महीना कुछ दिन बन रहा है। आप ठीक से देखें तो एक महीना कुछ दिन बन रहा है, 2 महीने आ गए। और अगर मैं ट्रेसेस सॉफ्टवेयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से चलूं तो बाई चांस इत्तेफाक से यहां 2 महीना उनके हिसाब से भी बन रहा है, कहीं कहीं तो उनका भी हमारे साथ टैली कर जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आई, ये मैंने लिया है, सीएमए का मैंने नहीं लिया, ढूंढता तो वहां भी मिल जाता, सब जगह है। ये सीए इंटरमीडिएट में ये एग्जाम्पल है, ये सीए इंटरमीडिएट स्टडी मैट से मैंने लिया है। सेम एग्जाम्पल सीए फाइनल स्टडी मैट का भी है, ये आप चेक कर सकते हो। सीए फाइनल स्टडी मैट और सीए इंटर स्टडी मैट, दोनों में एग्जाम्पल सेम है, ठीक है सर। क्यों डिस्कस करने के लिए ये मैंने मुद्दा उठाया, ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या था, क्लास में तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। एक तो उद्देश्य ये था कि आपको मैं रूल 119A के बारे में बताऊं, कुछ जजमेंट के बारे में बताऊं, और अगर आपको कहीं भी सुनने में आ रहा है ये कंफ्यूजन कि ये 2 महीना लेना है, ये 1 महीना आप गलत ले रहे हो, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि दोनों व्यू अपनी अपनी जगह पर स्टैंड करते हैं। इसलिए ये एक मकसद था। और दूसरा मकसद ये था कि सीए फाइनल के स्टडी मैट में ये क्वेश्चन है, आप ठीक से देखें। मैं चाहूंगा आप ये देखें कि
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 40,000 रुपए पे किया गया मिस्टर एक्स को। कब पे किया गया? 1/7/2020 को। प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए पे किया गया, तो इसका मतलब हुआ कि हम यहां पर सेक्शन 194J अप्लाई करेंगे और 10%, और जो कि कोरोना के वजह से 7.5% टीडीएस रिक्वायर्ड होगा। तो 7.5% टीडीएस 40,000 पे काटना था, जो उन्होंने बिना काटे जमा करा दिया। चलिए साहब, बिना काटे जमा करा दिया। अच्छा, बाद में सब्सिक्वेंटली एक और पेमेंट मिस्टर एक्स को ही जाना था 50,000 का, जो कि ड्यू कब था वो गौर कीजिएगा। ये बड़ा जरूरी है जानना, यहीं पर खास बात है। ये ड्यू कब था? 28/2 को ड्यू था, 28 फरवरी को ड्यू था। और उन्होंने क्या किया कि 40,000 पिछला और 50,000 ये वाला, 90,000 पूरे 90,000 पर 7.5% के हिसाब से टीडीएस इन्होंने कैलकुलेट करके काट लिया, और बाकी पैसा उसी दिन उस बंदे को दे दिया। हालांकि जमा नहीं कराया, जमा कराया 22/6। तो जरा डेट पर गौर करें। मैं कहूं यहां से यहां तक ब्याज 1% लगेगा, सही बोल रहा हूं मैं? और यहां से यहां तक का ब्याज 1.5% लगेगा, ये मैं सही बोल रहा हूं? ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि यही सेम एग्जांपल सीए इंटरमीडिएट के भी स्टडी मैट में है, वो यहां मैंने नीचे दे दिया। सब कुछ सेम है, आप डेट चेक कर सकते हो, अमाउंट चेक कर सकते हो, सब कुछ सेम है। आंसर भी सेम होगा। जी हां, आंसर भी सेम है। आप आंसर भी चेक करें तो आंसर भी सेम है। मजेदार बात क्या है उस पर हम अभी आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि मैंने आपको याद हो, सीएमए के लिए भी और सीए के लिए भी, दोनों के लिए मैंने कहा था कि आप सीए इंस्टीट्यूट के साइट पर जाइए, वहां पर एमसीक्यू जो केस सिनेरियो बेस्ड बनाया गया है, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, चाहे वो जीएसटी का हो, जरूर से करें। बहुत ही बढ़िया और अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप जरूर उसे करके जाएं। वहां भी उन्होंने 79 नंबर एमसीक्यू दे रखा है, सेम क्वेश्चन। लेकिन उस सेम क्वेश्चन, अच्छा सेम क्वेश्चन दिया है तो आंसर भी सेम दे दिया। लेकिन एक चीज जिसने भी इसको ड्राफ्ट किया था उन्होंने चेंज कर दिया, वो है 28 फरवरी के जगह 1 मार्च। आंसर सेम डाल दिया। अब बच्चे जब ये एमसीक्यू कर रहे हैं तो उनसे सॉल्व नहीं हो रहा है। कैसे होगा सॉल्व? ये आंसर 645 रुपए अगर हम 1 मार्च को कंसीडर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। तो सारा हौच पौच हो गया है स्टूडेंट्स के, कुछ स्टूडेंट्स के जो क्वेरी आए, तो मैंने कहा चलो इसे हम एक रिवीजन के तौर पर, रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ डिस्कशन भी हो जाएगा, कुछ नॉलेज एनहांस भी हो जाएगा, और ये भी डिस्कस कर देंगे। तो दोस्त, मैं पीछे पहले चलता हूं, उस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं, फिर इस क्वेश्चन पर आता हूं और देखते हैं क्या आंसर कैलकुलेट करने पर सही आएगा। ठीक है, तो आइए जरा हम पहले कोई भी उठा लें, सीए फाइनल उठा लें, सीए इंटरमीडिएट, दोनों में तो सेम ही क्वेश्चन है, एमसीक्यू में अलग कर दिया। तो पहले हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखें। 40,000 रुपए पेमेंट करना था और आपने टीडीएस बिना काटे उसे जब पे कर दिया, 1% का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। 1% का इंटरेस्ट चार्ज कहां से कहां तक होगा? देखिए 40,000 पर अगर हम कैलकुलेट करें 40,000, तो हमने जो गलती की है, टीडीएस नहीं काटा, वो आएगा 3,000 रुपए। 3,000 टीडीएस का डिफॉल्ट हुआ। इस 3,000 पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 3,000 पर इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा वो किस पीरियड के लिए देना पड़ेगा? 1/7/2020 से 28/2/2021। ध्यान रहे, मैं यहां पर ब्रिटिश कैलेंडर नहीं यूज कर रहा, मैं 1 महीने को 30 दिन मान रहा हूं। ठीक है, तो कितना आएगा? 1/7 से 31/7 1 महीना, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 1, 2,
कैलकुलेट करें तो कितना महीना आ रहा है? एक सात से अगर कैलकुलेट करेंगे, एक सात से एक दो, तो 8 9 10 11 12 1 2, 7 महीने हो गए। 7 महीने और कुछ दिन आ रहा है, 7 महीने कुछ दिन आ रहा है, तो कुछ दिन को हम क्या करेंगे, 8 महीना ले लेंगे। इस तरीके से 3,000 रुपए पर 8 महीने का 1% के हिसाब से हमने 240 रुपए कैलकुलेट किया। करेक्ट है? करेक्ट है। अब मुझे 28/2 को डिडक्ट किया तो वहीं जमा करा देता तो मैं सही था, वहां जमा ना करा के मैंने बाद में जमा कराया। तो डिडक्ट करने से, एक्चुअल डिडक्ट करने से, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से बैक करें और शुरुआत में जो मैंने बताया है डायग्राम से उसे सुने। 28/2 से 22/6 का पीरियड जो आएगा, कितना पीरियड आएगा बताइए? 28/2 से अगर हम जोड़ें तो 28/3 1 महीना, 4 5 6, 4 महीने पूरे नहीं हो रहे, 3 महीने कुछ 3 महीने कुछ दिन पूरे हो रहे हैं, 3 महीने कुछ दिन पूरे हो रहे हैं, तो ये 4 महीने का ब्याज निकल जाएगा 405 रुपए। हालांकि इंस्टीट्यूट के तरफ से यहां भी गड़बड़ी हुई है, उन्होंने 100 रुपए का राउंड ऑफ नहीं लिया है। आप चिंता ना करो, आपको इसी तरीके से चलना है। वो सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किया जाता है। उन्होंने नहीं किया, आप भी मत करो, क्योंकि देखो एमसीक्यू में आएगा, अगर एमसीक्यू में आता है तो आंसर आपको वहीं से निकालना पड़ेगा। अगर नन ऑफ अबव ना दिया हो तो क्या करेंगे, हम वहीं से निकालेंगे ना। हाँ, अगर फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है कैलकुलेशन के लिए, तब आप अपनी मर्जी से चला सकते हो काम, कैसे करना है। वहां पर आपको 100 रुपए राउंड ऑफ लेना चाहिए, जो नियम है उसके हिसाब से चलना चाहिए। चलिए, तो 6,750 का 4 महीने इन्होंने निकाला है, तो ये भी करेक्शन नहीं, लेकिन ठीक है, निकाल लिया 4 महीने का। साथ में इन्होंने यहां पर एक टैग भी लगा दिया है, जिसके नीचे उन्होंने लिखा है ट्रेसेस की तरफ से, यहां मैंने स्किप कर दिया शायद, यहां लिखा हुआ था ये कि अगर हम, हाँ स्किप हो गया, ये जो टैग है ना, उस टैग के साथ आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में देखेंगे तो वहां लिखा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर 5 महीने निकालेगा। ये चीज उन्होंने मेंशन कर दिया है। मैं चाहता हूं आप भी ये मेंशन करें, मैं चाहता हूं कि आप भी ये मेंशन करें जब आप लिखने योग्य बने। अगर एमसीक्यू आया तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर लिखने का अरेंजमेंट हो तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर, या ट्रेसेस आप अगर लिखें तो ट्रेसेस लिखें, ट्रेसेस नाम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर के मुताबिक ये 5 महीना आएगा। आपको एग्जाम में भी फिर से रिपीट कर दूं बार बार ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको 1 महीना 30 दिन ही लेना है कैलकुलेशन। अगर वो निकालते तो कैसे निकालते, वो तो बड़ा कमाल करते हैं। ट्रेसेस कैसे करता है, वो क्या करता है कि फरवरी भी ले लेगा, यहां पे फरवरी भी ले लिया, फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून भी ले लेंगे, तो 5 महीना आ गया। सर यहां पर अगर ट्रेसेस निकालेगा तो क्या निकलेगा, चेक करके देख लीजिए। 7 महीना लेगा, 7वां महीना लेगा, 7 8 9 10 11 12 1 2। बाई चांस इत्तेफाक से अगर हम यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर देखें तो वो इस जगह 8 महीना ही निकालेगा, यहां 5 महीना निकालेगा, यहां 8 महीना निकालेगा। तो हमें तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलना है, चाहे सीए सीएमए सभी के लिए बोल रहा हूं, आप इसी मुताबिक चलना, यही कैलकुलेट करना। ठीक है सर, तो ये मैंने कैलकुलेशन आपको यहां पर दिखा दिया करके कि इन्होंने कैसे किया है। सेम सीए इंस्टीट्यूट, सीए इंटरमीडिएट के स्टडी मैट में भी है, सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन जो एमसीक्यू उन्होंने तैयार किया वहां पर एक डेट चेंज कर दिया। मैं समझ सकता हूं उनके डेट चेंज करने का रीजन, लेकिन गलती उनसे क्या हुई वो भी बता देता हूं। भाई जिन्होंने भी ये बनाया होगा, मैं एक अनुमान लगा रहा हूं, उन्होंने क्या सोचा होगा ये बनाते समय। उन्होंने ये सोचा कि वो जो टैग लगा हुआ है, ट्रेसेस अलग करेगा, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट अलग करेगा, तो बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इस डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया। आगे एक्सटेंड करने से क्या हुआ, अगर आप 1.5% वाले ब्याज को निकाले, आप गौर से देखें यहां पर 1.5% वाले ब्याज को अगर निकालेंगे तो अगर आप 1 महीना को 30 दिन लेते हैं तो भी वही आएगा, अगर आप कैलेंडर ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं तो भी वही आएगा। आप चेक करिए कैसे,
1-3 से 1-4, 1-5, 1-6, 3 महीने कुछ दिन आ रहे हैं, तो यहां पर कितने महीने का ब्याज आना चाहिए सर? 4 महीने का। अगर हम ट्रेसेस सॉफ्टवेयर से देखें, वो क्या करेगा? मार्च को भी लेगा, ले लो भाई, अप्रैल, मई, जून, जून पूरा ले लेगा, तो वो भी 4 महीना दे रहा है। यही चाहा था जिन्होंने भी ये क्वेश्चन ड्राफ्ट किया, वो यही चाहते थे कि दोनों का मैच कर जाए ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। लेकिन एक गलती उनसे क्या हो गई कि इधर तो मैच हुआ बट इधर मैच नहीं हो पाएगा। इधर कैसे मैच होगा? अगर हम 1 महीना 30 दिन लेते हैं तो अलग मंथ आएगा, अगर मैं दोनों महीने को जोड़ता हूं तो अलग आएगा। जरा देखते हैं करके। अगर मैं 1 महीना 30 दिन लेता हूं, देखिएगा जरा, अगर मैं 1 महीने को 30 दिन लेता हूं तो कितना आएगा? 1 7 से 1 8 9 10 11 12 1 2 3 भी आएगा दोस्त, ध्यान से देखिएगा तो ये 3 भी आएगा, क्योंकि 1 7 से 1 8 1 महीना नहीं होता। आप 30 डेज अगर आप लेंगे, आप पॉज करके दोबारा सुन लीजिए, है कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया भी है और इतना तरीके से आराम आराम से करा भी रहा हूं। तो क्या होगा कि 1/7/2020 से दरअसल क्या होगा, 31/7/2020 को 1 महीना लिया जाएगा। और ऐसे अगर आप करते रहे कि 1/8/2020 से 31/8/2020 को 1 महीना लिया जाएगा, तो लास्ट में 1 दिन और बच जाएगा। उस 1 दिन और बचने के वजह से 9 मंथ आ जाएगा। वो 1 दिन और बचने के वजह से 9 मंथ आ जाएगा। अब ट्रेसेस के हिसाब से चले तो वहां भी आएगा 7 8 9 10 11 12 1 2 3, वहां भी 9 महीने आ रहा है। तो इस पॉइंट से हुआ ये कि 9 में दोनों तरफ मंथ तो इक्वल हो गए, इधर भी 9 महीने हो गए, इधर 9 महीने इक्वल हो गए, इधर 4 महीने इक्वल हो गए, लेकिन आंसर उन्होंने पुराने वाले दे दिए। अब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर पुराने वाले नहीं आएंगे। आंसर क्या आएगा? आंसर मैं दिखा देता हूं। 3,000 रुपए जो आपने डिफॉल्ट किया है उसका 1% 9 मंथ से आएगा 270, और 6,750 जो आपको जमा करा देना चाहिए था 1.5% के हिसाब से 4 महीने का आप निकालोगे तो ये आएगा 6750 मल्टीप्लाई 1.5% मल्टीप्लाई 4, 405 रुपए। तो अगर हम इसे जोड़ दें तो 270 और 405, आंसर हो गया 675। ये आंसर है ही नहीं आपके पास। कभी भी ऐसी दिक्कत आए एग्जाम में तो आप एग्जाम खराब नहीं करना, आप समझ जाना कि यहां कुछ गड़बड़ हुआ है, यहां लगता है ये यहां गड़बड़ हुआ, ये 8 महीने ले लिया है उन्होंने। देखो नन ऑफ एबव होता तब तो आप कर सकते थे, लेकिन आप इसी में टिक करना है तो आप क्वेश्चन थोड़ी ना एग्जाम में छोड़ दोगे, एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं छोड़ोगे। तो यहां क्या होगा कि ये क्या करेंगे, हम 8 महीने की कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर लेंगे। अब 8 महीने से करेंगे तो ये 270 की जगह क्या आ जाएगा, 240, 240 ये और 405 ये आंसर आपका टैली हो गया। लेकिन दोस्त आपके पास मैंने सबूत भी दे दिया है, 28 फरवरी तक का कैलकुलेशन और 1 मार्च का कैलकुलेशन, दोनों का आंसर सेम नहीं हो सकता, दोनों का आंसर सेम नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने दोनों का आंसर सेम दे दिया है, तो गलती हुई है। इसीलिए ये मुद्दा मैंने उठाया। इसके साथ आपको कुछ और बातें बताई, रूल्स के बारे में बताया, रूल 119A के बारे में बताया, कुछ जजमेंट बताया, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है वो बताया। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए एग्जाम के लिए। बहुत बहुत गुड लक।